जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस पे। तो कुछ इम्पोर्टेंट सूचनाएं हैं कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको 9 AM और 9 PM पर जो है लाइव क्विज करवाए जाते हैं। इनके अलावा अगर आप हमारी क्वेश्चन की सीरीज देखना चाहते हैं तो उसकी एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, जिसमें हर यूनिट से आपको प्रश्न मिल जाएंगे, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आज हम देखेंगे सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत। तो उससे पहले जानते हैं सामाजिक स्तरीकरण होता क्या है। तो जब हम विभिन्न समूहों के बीच अस्थायी विभाजन करते हैं, जिसका आधार जैसे जन्म, आयु, लिंग, वर्ग आधार कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम सामाजिक स्तरीकरण कर सकते हैं। इनके अलावा जैसे हम किसी को सामाजिक पहचान, विशेषता, जीवन शैली या कल्चर के आधार पर या एक जैसे कल्चर वालों को एक समूह में रखते हैं तो उसको भी सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। तीसरा पॉइंट, जैसे कि हम किसी को श्रेष्ठता और हीनता के आधार पर एक लेबल या निश्चित करते हैं उनका स्तर, तो उसको भी सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। धन, संपदा, शक्ति, प्रतिष्ठा आदि के जो असमान वितरण होते हैं, असमानता जो देखी जाती है, उसके आधार पर सामाजिक स्तरीकरण किया जाता है। और सामाजिक स्तरीकरण एक सार्वभौमिक अवधारणा है। तो यहाँ से जो है एक या दो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सर्वप्रथम मार्क्सवादी सिद्धांत या मार्क्सियन थियरी क्या कहता है। मार्क्स के अनुसार स्तरीकरण के सिद्धांत का केंद्र बिंदु वर्ग है। मार्क्स के अनुसार वर्ग वह सामाजिक समूह है जिसके सदस्यों के उत्पादन के शक्तियों के साथ समान संबंध होते हैं। अर्थात उत्पादन के शक्ति के साथ संबंधों के आधार पर इन्होंने वर्ग का निर्धारण किया है। इन्होंने दो वर्गों की बात की है, एक जिनका पास है, अर्थात जिनके पास उत्पादन के साधनों पर कंट्रोल है, और जिनके पास नहीं है, अर्थात इन्होंने हैव्स और हैव्स नॉट की चर्चा की है, दो वर्गों की, जिसका आधार प्रमुख क्या है, आर्थिक स्थिति। इन्होंने कहा कि असमान आर्थिक स्थिति ही सामाजिक और राजनैतिक असमानता का कारण है। अर्थात इन्होंने सब स्ट्रक्चर को सुपर स्ट्रक्चर के निर्धारण की बात कही है। इन्होंने कहा दो वर्ग होते हैं, एक हैव्स अर्थात संचित, दूसरा वंचित अर्थात हैव्स नॉट। एक जिसके पास संसाधनों का कंट्रोल होता है, जिसके पास नहीं होता है, दो वर्ग होते हैं। संचित वर्ग चूंकि आर्थिक व्यवस्था, उत्पादन के शक्तियों पर अधिकार होता है, जिसके फलस्वरूप उसके पास राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदि व्यवस्थाओं पर भी अधिकार कर लेता है। तो इन्होंने कहा कि जो संचित वर्ग है उसके पास उत्पादन की शक्ति अर्थात आर्थिक व्यवस्था कंट्रोल होने के नाते वह राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं पर भी अधिकार कर लेता है। दूसरी तरफ क्या है, वंचित वर्ग। वंचित वर्ग का आर्थिक शक्तियों पर नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए वह अन्य व्यवस्थाओं पर भी नियंत्रण नहीं कर पाते। अर्थात किसी भी व्यवस्था पर नियंत्रण का स्रोत अंततः आर्थिक व्यवस्था ही है, इसका ऐसा मार्क्स मानते हैं। तो मार्क्स के इस विचारधारा को आर्थिक निर्धारणवाद कहते हैं। मार्क्स ने यूरोपीय समाज या यूरोपीय इतिहास को 4 युगों में बांटा है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, आदिम साम्यवाद, प्राचीन समाजवाद, सामंतवादी समाज, पूंजीवादी समाज। इसके बाद इन्होंने समाजवाद की बात की है। आदिम साम्यवाद युग वर्ग विहीन और अंतः स्तरीकरण वाला युग होता है, परंतु जैसे ही समाज में अतिरिक्त उत्पादन की धारणा आती है, सरप्लस प्रोडक्शन की अवधारणा आई, तैसे ही एक समूह अर्थात संचित वर्ग ने उस पर नियंत्रण कर लिया, वहीं दूसरा वर्ग वंचित वर्ग ऐसा नहीं कर पाया। तत्पश्चात सभी युगों में वर्ग संचित और वंचित पाए जाते हैं, जिसमें विभिन्न युगों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन्होंने कहा प्राचीन युग में जो दो वर्ग थे वह स्वामी और दास थे, मास्टर और स्लेव से। सामंतवादी समाज में दो वर्ग थे, अर्थात फ्यूडलिस्ट सोसाइटी में जो दो वर्ग थे वह भूस्वामी तथा कृषि श्रमिक थे। उसके बाद इन्होंने
फ्यूड्स और सर्व की बात की है। उसके बाद पूंजीवादी समाज अर्थात कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो दो वर्ग पाए जाते हैं वह बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग थे, अर्थात बुर्जुआजी एंड प्रोलेटेंट प्रोलेटेंट अर्थात जिनके बुर्जुआ जो अमीर थे, अब प्रोलेटेंट वह जो सर्वहारा वर्ग था अर्थात जिसके पास कुछ नहीं था। मार्क्स के अनुसार संचित वर्ग सदैव वंचित वर्ग का शोषण करता है, फलस्वरूप दोनों के संबंध संघर्षपूर्ण होते हैं क्योंकि उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है। वह अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है जिसकी कीमत श्रमिकों को चुकानी पड़ती है, अर्थात श्रमिकों का शोषण करके वह अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है। पूंजीपति जितना कम वेतन देगा उसे उतना ही अधिक लाभ होता है, तो इसलिए वह क्या है, सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है। तो उत्पादन श्रमिक करता है, लाभ पूंजीपति को मिलता है, इसीलिए दोनों वर्गों के बीच पारस्परिक संघर्ष होता है। दोनों वर्गों के बीच हितों का विरोध देखने को मिलता है, अतः श्रमिक वर्ग को ध्रुवीकृत करेगा और पूंजीवादी व्यवस्था का विनाश करेगा। अर्थात इन्होंने कहा कि श्रमिक वर्ग जो है अपने वर्ग चेतना लाएगा, वर्ग चेतना के कारण इकट्ठा होगा, इकट्ठा होने के साथ साथ वह खूनी क्रांति या खूनी संघर्ष करके पूंजीवादी व्यवस्था का जो है विनाश करेगा। मार्क्स के स्तरीकरण के सिद्धांत की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है कि मार्क्स ने आर्थिक आधार की चर्चा की है। इन्होंने का अतिरिक्त उत्पादन के फलस्वरूप जो है स्तरीकरण का उदय हुआ है। समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, संचित वर्ग तथा वंचित वर्ग, जो अलग अलग युगों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। चौथा, वर्गों के बीच पारस्परिकता निर्भरता या संघर्ष पाया जाता है, अर्थात जैसे उत्पादन के लिए श्रमिक वो पैसे के लिए श्रमिक वर्ग पूंजीपति पर निर्भर रहता है और उत्पादन के लिए पूंजीपति श्रमिकों पर निर्भर रहता है, तो पारस्परिकता का जो है संबंध देखने को मिल जाता है। अगला है स्तरीकरण सार्वभौमिक है परंतु अपरिहार्य नहीं है। स्तरीकरण के माध्यम से आर्थिक संसाधनों में असमान और अवैधानिक वितरण किया जाता है, तो यह मार्क्स के स्तरीकरण की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। और अगला है स्तरीकरण संचित वर्गों के हितों और मूल्यों का प्रतिनिधि करता है। तो इन्होंने कहा कि स्तरीकरण जो है वह पूंजीपति या संचित वर्गों के हितों की बात करता है। स्तरीकरण का अंतः आवश्यक भावी होता है। एक ही फैक्ट को लेकर इनकी चर्चा जो इन्होंने आर्थिक को केवल मुख्य आधार माना है उसके लिए इनकी काफ़ी आलोचना भी की गई है। तो इनकी आलोचनाओं में प्रमुख है कि मार्क्स का अति साधारण ओवर सिंप्लिसिटी है। जो मार्क्स का सिद्धांत है वह बहुत ही सिंपल है। वर्ग दो या दो से अधिक हो सकते हैं, इन्होंने केवल दो वर्ग मध्यम वर्ग की चर्चा नहीं की है। वर्गों के मध्य संबंध संघर्ष के ही नहीं होते बल्कि सहयोग भी पाया जाता है, ऐसा आलोचकों ने बताया है। आगे, वर्ग ध्रुवीकरण के स्थान पर वर्ग विभेदीकरण क्लास डिस्कम्पोजिशन दिखाई पड़ता रहा है। उसके बाद इन्होंने कहा कि वर्ग चेतना के स्थान पर व्यक्तिगत चेतना अधिक हावी होती है। अगला आलोचक कहते हैं कि साम्यवादी समाज की संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। जो मार्क्स का मानना है कि लास्ट में समाजवाद आएगा, साम्यवाद आएगा, समानता होगा, सर्वहारा वर्ग का उत्पादन के साधनों पर कंट्रोल होगा, तो वह चीज़ जो है दिखाई नहीं देती है, वह काल्पनिक है। तो अगले जो थिंकर हैं सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत में, उनमें वेबर का नाम प्रमुख रहा है। तो मैक्स वेबर के सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत को त्रिआयामी मॉडल कहते हैं। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि वेबर के सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत जो है त्रिआयामी है। इनके विचार के तीन पक्ष हैं, वर्ग, प्रतिष्ठा और दल, क्लास, स्टेटस एंड पार्टी। इन्होंने मार्क्स के विपरीत
वेबर ने यह स्वीकार नहीं करते हैं कि वर्ग में प्रतिष्ठा और शक्ति प्राप्त होती है होता है। इनके अनुसार यह तीनों तत्व अलग अलग हैं। तो जहाँ मार्क्स कहते हैं कि एक ही वर्ग को वर्ग और प्रतिष्ठा और शक्ति प्राप्त होती है, वैसे इसकी आलोचना कौन करते हैं? वेबर। उन्होंने कहा कि इन तीनों के लिए अलग अलग तत्व कारण होते हैं। जैसे वर्ग प्रतिष्ठा और शक्ति का निर्धारित नहीं अपितु यह प्रभावित कर सकती, अर्थात एक दूसरे को एक निर्धारण नहीं करती बल्कि वह एक दूसरे को प्रभावित करती है। तो जहाँ मार्क्स कहते हैं कि आर्थिक शक्ति ही राजनैतिक, सामाजिक या अन्य चीज़ों का निर्धारण करती हैं, वहीं वेबर कहते हैं कि नहीं, यह तीनों एक दूसरे को निर्धारित नहीं करती बल्कि एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो वर्ग या वेबर के स्तरीकरण का पहला आयाम है क्लास। क्या है? वर्ग। तो वेबर के लिए वर्ग एक आर्थिक अवधारणा है। वेबर के अनुसार व्यक्ति की वर्ग स्थिति मूलतः उसकी बाजार स्थिति, मार्केटिंग सिचुएशन, बाजार में व्यक्ति कितना खरीद सकता है, उस आधार पर उसके वर्ग का डिसाइड होना होता है। तो मैक्स वेबर कहते हैं कि वे व्यक्ति जिनकी वर्ग स्थिति समान होती है अर्थात एक जैसी होती है, उनके जीवन अवसर अर्थात लाइफ चांस में भी समान मिलते हैं, एक जैसे होते हैं। समाज में वर्ग की स्थिति सभी को समान नहीं होती है, इसीलिए जीवन अवसर को भी सबको एक जैसा नहीं मिलते हैं। तो इन्होंने कहा जैसे जैसे व्यक्ति की जीवन स्थिति या वर्ग स्थिति होगी उसी आधार पर उसको मौका मिलेगा। एक जैसी वर्ग स्थिति को एक जैसे समान अवसर मिलते हैं। अर्थात इन्होंने कहा जहाँ एक अमीर व्यक्ति को प्रतिवर्ष विश्व यात्रा के अवसर मिलते हैं, वहीं एक गरीब बस के टिकट के लिए बस का टिकट न खरीद पाने के कारण अपने जिला मुख्यालय को भी नहीं जा सकता है। व्यक्ति की बाजार स्थिति उसकी संपत्ति, कुशलता, श्रम, व्यवसाय आदि के आधार पर निर्धारित होती है। तो इन्होंने कहा व्यक्ति की जो बाजार स्थिति है अर्थात वर्ग का जो निर्धारण होगा उसके बाजार स्थिति के अनुसार होगा, और बाजार स्थिति का निर्धारण उसकी संपत्ति कितनी है, उसके पास स्किल कैसा है, कौशल कैसा है, श्रम क्या करता है और व्यवसाय क्या कर रहा है, उस आधार पे उसको देखा जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, अंबानी अडानी के पास संपत्ति है, उनकी बाजार स्थिति अलग होती है। एक गरीब आदमी है, उसकी बाजार संपत्ति उसके पास कम है। जैसे एक छोटा सा दुकानदार है, उसकी संपत्ति कम है, बिजनेस वो भी कर रहा है, लेकिन दोनों की बाजार स्थिति फर्क है। वह बाजार में कुछ बड़े से बड़े लग्जरी कार खरीद सकता है, लेकिन वहीं जो गरीब आदमी है या गरीब बिजनेसमैन है, ठेले वाला है, वह एक साइकिल नहीं खरीद सकता। उसके बाद स्किल्ड लेबर, जैसे इंजीनियर हैं, उनको अच्छी तनख्वाह मिलती है, वो अपना जीवन स्तर अच्छे से जीते हैं। वहीं अनस्किल्ड लेबर, उनकी जिनके पास कुशलता नहीं है, वह श्रमिक हो गए हैं। व्यवसाय में उसका कौन सा व्यवसाय करते हैं, जैसे सोने के व्यापारी का अलग लेवल चल रहा है, तो चमड़े के व्यापारी का अलग लेवल चलता है। तो इस आधार पर उसकी बाजार स्थिति का निर्धारण होता है। तो वेबर ने अनुसार पूंजीवादी समाज में 4 वर्ग पाए जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार जैसे दुर्खीम का नया कॉन्सेप्ट पूछा गया था, उसी प्रकार वेबर का ये पूछा जा सकता है। जैसे संपत्ति युक्त उच्च वर्ग, प्रॉपर्टी अपर क्लास, अंबानी टाटा बिरला हो गए। संपत्ति श्वेत वसन वर्ग, प्रॉपर्टी लेस श्वेत वसन वर्ग। वाइट कॉलर क्लास, सीईओ जैसे राष्ट्रीय कंपनी के, जैसे गूगल के सीईओ हो गए, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के निदेशक हो गए, कार्यकारी हो गए। इनका तो संपत्ति पे अधिकार नहीं है, लेकिन ये भी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनकी जीवन स्तर, जीवन शैली अलग होती है। प्रबंधक हो गए। उसके बाद इन्होंने कहा पतित पेट्टी बुर्जुआ। तो पतित बुर्जुआ वह हो गए जैसे स्वतंत्र व्यवसायी हो गया, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, वकील, ये सब क्या हो गए, पेट्टी बुर्जुआ या पतित बुर्जुआ है।
उसके बाद आखिरी है मैनुअल वर्कर्स, वेतनभोगी अकुशल श्रमिक। तो इन्होंने 4 वर्गों की बात की है, एक बार फिर से देख लेते हैं। संपत्ति उच्च वर्ग वाले, जिसमें टाटा बिरला अंबानी आ गए। संपत्ति श्वेत वसन अपराध, अर्थात इनके कंपनियों में जो CEO प्रबंधक हो गए वो सब श्वेत संपत्तिहीन श्वेत वसन अपराध, अर्थात इनकी संपत्ति नहीं है लेकिन फिर भी यह हायर सोसाइटी में रहते। उसके बाद नौकरी पेशा में जो अच्छी सैलरी वाले नौकरी पेशा वाले लोग हैं, व्यवसायी, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, मैनेजर, वकील, प्रोफेसर, मास्टर, टीचर, शिक्षक, ये सब पतित बुर्जुआ वर्ग में आएंगे। और आखिरी में दिहाड़ी मजदूर, जैसे लेबर हो गए, कंपनियों में छोटे मोटे कार्य करने वाले, ये सब दिहाड़ी मजदूर वर्ग में, मैनुअल वर्कर में शामिल होंगे। अगला है परिस्थिति, इन्होंने स्टेटस की बात की है। तो यह वेबर के स्तरीकरण का दूसरा आयाम है, जहां वर्ग से तात्पर्य असमान संपत्ति स्थिति से है, वह परिस्थिति से है, अर्थात सिचुएशन से है, स्टेटस सिचुएशन, जिसमें असमान सामाजिक प्रतिष्ठा होती है। सोशल हॉनर, मतलब समाज में व्यक्ति की क्या प्रतिष्ठा है उस आधार पर उसके वर्ग डिसाइड किया जाते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा जीवन शैली, लाइफ स्टाइल होती है, जहाँ क्लास वर्ग में हमें देखना है लाइफ चांस, मोस्ट शब्द है, लाइफ चांस की बात जहाँ हो वहाँ वर्ग की चर्चा वेबर करते हैं। और लाइफ स्टाइल की बात जहाँ होगी वहाँ परिस्थिति की होती है। परिस्थिति समूह से तात्पर्य उस समूह से है जिसकी जीवन शैली समान होने के कारण समाज में एक प्रकार से प्रतिष्ठा प्रदान होती है। उन्होंने भारतीय जातियों को एडवांस परिस्थिति समूह कहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैक्स वेबर, भारतीय जातियों को एडवांस परिस्थिति समूह या एडवांस स्टेटस ग्रुप कहते हैं। इनके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जीवन शैलियाँ हैं जिसके अनुसार उन्हें समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इन्होंने जो वर्ड सिस्टम था उसको कहा कि यह एक जीवन शैली के आधार पर विभाजन किया गया है, जिसे इन्हें सोशल प्रेस्टीज अर्थात सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। आगे वेबर कहते हैं कि वेबर के अनुसार उच्च आर्थिक परिस्थिति उच्च परिस्थिति की गारंटी नहीं है, अर्थात किसी शूद्र के पास अगर अथाह संपत्ति मिल जाने के कारण उसको वह स्थिति नहीं प्राप्त होगी जो कि एक गरीब ब्राह्मण को प्राप्त होती है, अर्थात वह सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त होगी जो कि गरीब ब्राह्मण के पास होती है। तो नव धनाढ्य, धनी होते हुए भी फूहड़ दिखावे वाले जीवन शैलियों के कारण वह प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकते जो कि कुलीन या खानदानी रईसों को प्राप्त होती है, अर्थात एक खानदानी रईस है वह गरीब भी है तो उसको जो प्रतिष्ठा प्राप्त होगी वह किसी नव उच्च, जैसे कोई दलित वर्ग के या किसी अन्य छोटी कास्ट के लोग जो नए नए धनी बन हो गए हैं तो अपने फूहड़ दिखावे की जीवन शैली के कारण उन्हें जो है प्रतिष्ठा नहीं दी जा सकती है। अगला जो इनकी है कास्ट, पहले तो क्लास था, स्टेटस, दूसरा है पावर। तो यह वेबर के स्तरीकरण का तीसरा आयाम है। इसमें दल समाज की शक्ति का स्रोत होते हैं, अर्थात राजनीतिक पार्टियों की चर्चा इन्होंने की है। दल से तात्पर्य उस समूह से है जो राजनैतिक निर्णयों, नीति निर्धारणों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। दलों का उद्देश्य है सामाजिक शक्ति या सोशल पावर को प्राप्त करना। दलों के अंतर्गत राजनैतिक दल, दबाव समूह, हित समूह, व्यावसायिक संगठन, श्रमिक संगठन आदि आते हैं। तो हमेशा जो है अपनी वर्चस्व के लिए संघर्ष जो करते रहते हैं वह दल होती है, पार्टी होते हैं। वेबर का सिद्धांत मार्क्स से जटिल है। मार्क्स मानते हैं कि जिसके पास आर्थिक संसाधन है उसमें प्रतिष्ठा और शक्ति स्वतः प्राप्त होती है, परंतु वेबर जरूरी नहीं मानते हैं। इसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे सिपाही या आरक्षी है, इसके पास शक्ति तो है परंतु प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति नहीं होती। वेश्या है, इसके पास आर्थिक संसाधन है परंतु इसमें प्रतिष्ठा और शक्ति प्राप्त नहीं होती है। और जो है अगला है सामाजिक सेवी, इसके पास जो है धन नहीं होता लेकिन प्रतिष्ठा होती है, लेकिन आर्थिक शक्ति और संसाधन और शक्ति प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद
वेबर के स्तरीकरण के महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या रहे हैं। तो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह सिर्फ आर्थिक नहीं है, यह त्रिआयामी है। जहाँ कार्ल मार्क्स केवल आर्थिक की बात करते हैं, वहीं मैक्स वेबर अपने 3 स्तरों पर चर्चा इन्होंने की है। दूसरा, वर्ग का मुख्य व्यक्ति इन्होंने बाजार स्थिति को माना है, जो जीवन अवसरों पर निर्धारित करती है कि लाइफ चांस किसको कितना मिलती है। अर्थात व्यक्ति की बाजार में जो स्थिति होगी, उसकी जीवन शैली अर्थात जीवन में चांस ही उतने अवसर भी प्राप्त होंगे। जैसे एक अमीर व्यक्ति का बच्चा बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ सकता है, लेकिन एक गरीब का बच्चा को एक छोटे से कॉलेज या स्कूल में पढ़ने में कठिनाई महसूस होगी। उसके बाद परिस्थिति जीवन शैली को प्राप्त होती है। उसके बाद इन्होंने कहा कि शक्ति का स्रोत जो है दल होता है। इन्होंने कहा परिस्थिति स्टेटस जो है वह लाइफ स्टाइल से प्राप्त की जाती है। वर्ग पूंजीवाद की अवधारणा यह उससे पूर्व नहीं पाई जाती है। इन्होंने कहा जो वर्ग पूंजीवाद की अवधारणा है वह पूंजीवादी समाज से पहले नहीं पाई जाती है। वर्ग पूंजीवादी समाज 4 प्रकार के वर्ग होते हैं और इन्होंने वर्ग ध्रुवीकरण संभव नहीं है, क्योंकि एक वर्ग के अंतर्गत कई परिस्थिति समूह या उपवर्ग होते हैं। इन्होंने कहा जैसे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वर्ग चेतना लाएगा, सभी मजदूर एक होंगे, क्रांति करेंगे, साम्यवाद आएगा, उसकी खंडन करते हैं। इन्होंने कहा कि वर्ग चेतना या वर्गों का ध्रुवीकरण एक जगह इकट्ठा कर होना वह संभव ही नहीं है, क्योंकि एक वर्ग में कई अलग अलग स्टेटस के लोग या उपवर्ग के लोग होते हैं। अगला है वेबर सर्वहारा क्रांति की संभावना नहीं देखते हैं। अगला विचार है पार्सन्स के विचार। तो पार्सन्स के विचार जो है प्रकार्यवादी हैं। इनके स्तरीकरण के सिद्धांत के केंद्र में सामाजिक मूल्य या मूल्य मतैक्त वैल्यू कॉन्सेक्टनेस है। तो वेबर का जो स्तरीकरण का सिद्धांत है वह सामाजिक मूल्य और मूल्य मतैक्त अर्थात वैल्यू कॉन्सेक्टनेस पर आधारित है। इन्होंने कहा समाज के लिए क्या अच्छा है अपरिहार्य है। मूल्य मतैक्त अर्थात आम सहमति होती है। तो उन्होंने कहा आम सहमति या समाज की यह धारणा या मूल्य होते हैं कि समाज के लिए क्या अच्छा है। स्तरीकरण भी सामाजिक मूल्यों का प्रतिनिधि है। तो इन्होंने कहा कि स्तरीकरण भी सामाजिक मूल्यों का प्रतिनिधि है, अर्थात समाज में आम सहमति है कि सामाजिक स्तरीकरण समाज के लिए लाभ होता है अर्थात लाभदायक होता है। इन्होंने कहा सामाजिक मूल्यों के आधार पर ही किसी व्यक्ति या समूह का मूल्यांकन किया जाता है, उसके पदक्रम में स्थान दिया जाता है। वैसे व्यक्ति जो इन मूल्यों के अनुरूप सफलतापूर्वक प्रदर्शन करते हैं उन्हें कई प्रकार के पुरस्कार भी दिए जाते हैं। यह पुरस्कार जो है धन, प्रतिष्ठा, शक्ति आदि के रूप में हो सकता है। उदाहरण के तौर पर इन्होंने बताया कि अमेरिकी समाज व्यक्तिगत आर्थिक सफलता की दक्षता को उच्च सामाजिक मूल्य मानता है, अर्थात जिसके पास जितना आर्थिक धन भौतिक सुख सुविधाएं होंगी वह उतना ही ज़्यादा दक्ष माना जाता है। जो व्यक्ति इसको अर्जित करता है उसको उच्च स्थान प्राप्त होता है। वहीं पार्सन्स के अनुसार स्तरीकरण अपरिहार्य है, अर्थात इन्होंने कहा समाज में स्तरीकरण जरूरी है। पार्सन्स मानते हैं कि समाज में यह सामान्य धारणा होती है कि स्तरीकरण सही और न्यायसंगत तथा तर्कपूर्ण होता है। पार्सन्स के अनुसार जिन्हें समाज में शक्ति, धन, प्रतिष्ठा आदि देता है वे उसका प्रयोग 2 प्रकार से करते हैं। उन मूल्यों के संवर्धन के लिए जिनके लिए पुरस्कार मिला, अर्थात किसी व्यक्ति को अच्छे कार्य करने के लिए अगर कोई चीज़ प्रदान की जाती है तो वह उस विचारधारा को और फैलाता है, उससे प्रभावित होकर और लोग वैसा कार्य करते हैं और वह भी व्यक्ति उसको बनाए रखता है। दूसरा, उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें समाज में पुरस्कार नहीं दिए गए हैं उनको भी प्रेरणा मिले कि वह मूल्यों को पालन करें और पुरस्कार पाए।
इन्होंने इसे एक उदाहरण से समझाया। जैसे धीरू भाई अंबानी ने आर्थिक मूल्यों के प्रति प्रदर्शन समाज में अन्य लोगों को बेहतर किया है। तो जैसे धीरू भाई अंबानी एक गरीब व्यक्ति होकर आर्थिक मूल्यों को अपनाकर एक अच्छी स्थिति में पहुंचे हैं, उससे प्रभावित होकर समाज के अन्य लोग भी अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास करके आर्थिक धारणा को अपनाए हैं। इन्होंने कहा कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति उन्हें पुरस्कार स्वरूप दी है। वे इस प्रयोग के भोग विलास में नहीं करते हैं, बल्कि वे 2 लाख करोड़ बनाने का प्रयास करते हैं तथा उन लाखों शेयर धारकों के लिए उस धन का प्रबंधन करते हैं जिन्हें योग्य न मानकर उस संपत्ति का प्रबंधन भी उन्हें नहीं सौंपा गया है। आर्थिक मूल्यों का संवर्धन करते हैं तथा उन लाखों शेयर धारकों के लिए धन का प्रबंधन करते हैं जिन्हें योग्य न मानकर उस संपत्ति के प्रबंधन नहीं सौंपा गया है। अर्थात जैसे किसी कंपनी में कई बहुत से शेयर धारक होने के कारण उसमें किसी एक को प्रबंधक बना दिया जाता है, उसका संचालन करने के लिए बना दिया जाता है, जबकि कई अन्य शेयर धारक कहीं के भी होते हैं, वो उनका कंपनी में उनका कोई भी योगदान नहीं होता है। फिर भी यह व्यक्ति जो है अपनी कंपनी को 1 लाख से 2 लाख करोड़ पहुंचाने का प्रयास करता है और यह अयोग्य व्यक्तियों के संपत्ति का भी संवर्धन करता है। पार्सन्स के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों में प्रदर्शन का अंतर ही स्तरीकरण का कारण है। व्यक्ति कैसा प्रदर्शन करता है, उसके पास स्किल कितना है, ये सब उसके स्तर को बताते हैं। परंतु इनका मानना है कि प्रत्येक समाज में स्तरीकरण समान नहीं होते हैं। सब समाज में अलग अलग स्तरीकरण के पैमाने देखने को मिलते हैं। इन्होंने स्तरीकरण के 3 गुणों की चर्चा की, अर्थात 3 आधार बताए हैं। पहला गुण या क्वालिटी। गुण से तात्पर्य जन्मजात या प्रदत्त परिस्थितियों से होता है। जैसे व्यक्ति किस जाति में पैदा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दूसरा मिल्कियत, अर्थात व्यक्ति के पास पैसा कितना है, आर्थिक संपत्ति कितनी है, किस वर्ग में पैसा हुआ प्राप्त है। एलीट वर्ग में है तो उसे अच्छी शिक्षा मिलेगी, वह अच्छा प्रदर्शन करेगा। अगर गरीब व्यक्ति है तो वह भी कम, मतलब उसके पास समान अवसर नहीं होंगे तो वह कम प्रदर्शन कर पाएगा। दूसरा प्रदर्शन प्रोफेशन, कार्यकारी कुशलता उसके पास कितनी है। जैसे इन्होंने कहा जनजातियों में जिसके पास जितनी अच्छी कौशल होती है शिकार करने के लिए, उसको उतनी अच्छे पद पर देखा जाता है, उसका उस पदक्रम उतना उच्च होता है। उसी तरह इस समाज में भी है, जो जितना अच्छा, जैसे किसी IAS की बात करते हैं तो जितना अच्छा वह परफॉर्मेंस करेगा उसका पदोन्नति उतना जल्दी होते जाता है, उसका स्तर जो है बढ़ते जाता है। तो उपरोक्त तीनों आधारों को सामाजिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व इन्होंने माना। किसको किसको? पहला गुण, दूसरा इन्होंने मिल्कियत, तीसरा प्रदर्शन को जो है सामाजिक मूल्यों के निर्धारक तत्व मानते हैं। इन्होंने कहा सामाजिक असमानता भी मूल्य मतैक द्वारा ही निर्धारित होती है। किस समाज में मूल्य किस प्रकार के हैं, उस आधार पर सामाजिक असमानता का निर्धारण होता है। तो आज की वीडियो जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल इसका दूसरा भाग देखेंगे। किंग्सले डेविस और अन्य विचारक सामाजिक स्तरीकरण में के बारे में क्या विचार हैं उसको देखेंगे। तो धन्यवाद।